दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर हम एपीएफसी एग्जाम 2023 की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि भाई उस पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, उस पेपर में किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आए, किस कंपोनेंट का क्या डिफिकल्टी लेवल था, एग्जाम में फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकता है। तो आप में से जितने भी बच्चे एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए। क्योंकि दोस्तों हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई जब भी आप एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसका दायरा जो डिसाइड होता है वो सिलेबस और पीवाईक्यूज की मदद से जो है डिसाइड होता है। तो यहां पर जब मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करके दूंगा फॉर 2023 एग्जाम, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई फ्यूचर में मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अपकमिंग एग्जाम को हैंडल करने के लिए। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो को पक्का देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ आप लोग एक कंप्रेहेंसिव गाइडबुक पक्का डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम के पास्ट ईयर्स के सॉल्व पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। तो आपके पास एक गाइडबुक पक्का होनी चाहिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग उसको डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। प्लस यहां पर आपको टॉपिक लिस्ट भी मिल जाएगी कि भाई किस कंपोनेंट का क्या टॉपिक मुझे प्रिपेयर करना है, पूरा डिकोडेड सिलेबस आपके पास होगा। तो अगेन ये गाइडबुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस की। हम 2023 का पेपर यहां पर एनालाइज करने वाले हैं, प्लस मैं आप लोगों को पुराने जो पेपर हैं 2015 के, उनके रेफरेंस के थ्रू भी चीजें समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि 2023 में कौन सी ऐसी चीजें जो चेंज हुई हैं, जिनका ट्रेंड हमें डिफरेंट देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, हम पहले आइए समझेंगे कि भाई पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों जरूरी है। जनरली बच्चे पूरी तैयारी करने के बाद पीवाईक्यूज देते हैं अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि भाई क्या मैं अब एग्जाम रेडी हो गया हूं। बट हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट भी पीवाईक्यू से होनी चाहिए और वो एंड भी पीवाईक्यू से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी अनजान रास्ते पे जाने वाले हैं, ऐसा रास्ता जिसके बारे में आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको पता ही नहीं कि भाई इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत रेगुलर एग्जाम ये नहीं है, बहुत ज्यादा मटेरियल, बहुत ज्यादा एनालिसिस एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं है, तो आप लोग इस अंधेरे में, इस धुंधले रास्ते में खो सकते हैं। तो आपकी गाइडिंग लाइट क्या है? आपकी गाइडिंग लाइट है सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। अगर सिलेबस आपको बताता है कि भाई क्या कवर करना है, तो पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि भाई कितना कवर करना है, किस डेप्थ तक कवर करना है। ये आइडिया, ये प्रिपरेशन का जो पूरा एक दायरा है, वो कौन डिसाइड करता है? सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां से आपकी प्रिपरेशन का स्कोप डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ कि भाई पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है, हर कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसका आपको आइडिया लगता है। किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है, कौन सा कंपोनेंट प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से कंपोनेंट पे कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। फिर उन पर्टिकुलर डिफिकल्टी लेवल को प्रिपेयर करने के लिए, फिर उन पर्टिकुलर टॉपिक जो कि पीवाईक्यूज में दिख रहे हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट बुक्स, बेस्ट रिसोर्सेज कौन से होंगे। सिर्फ सिलेबस देख के आप बुक्स चूज नहीं करते हो, आप देखते हो भाई कौन सी बुक है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है। तो वो रिक्वायरमेंट कैसे पता लगती है? पीवाईक्यू के एनालिसिस से। प्लस आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों को पीवाईक्यू से बेहतर डिजाइन करने का मौका मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीवाईक्यूज की एनालिसिस करके आपको पता लगता है भाई कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर बार हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जो कि रेकरिंग नेचर के हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अगेन हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। तो ये पीवाईक्यू एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है। बाद में आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, बट इनिशियली भी आप इसको यूज करोगे। किस लिए? क्योंकि आपको ये बेनिफिट होने वाले हैं। अब बात करते हैं पहले एपीएफसी एनालिसिस की, ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि भाई इस एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है। देखिए यहां पर आपके सामने जब मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बताने वाला हूं, तो मैं इसको पहले एब्सोल्यूट सेंस में बताता हूं कि भाई पेपर देखते ही एपीएफसी का आपके माइंड में क्या रिएक्शन होगी, क्या लोचा होगा। जब आप एपीएफसी 2015 का पेपर ध्यान से देखेंगे, पूरा पेपर गो थ्रू करेंगे, आप डाउनलोड करके देख लेंगे ना, आपको गाइड बुक में मैंने बता दिया कि आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप 2015 का एपीएफसी पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो थोड़ा इजी लग रहा है, कर सकता था, आसान लग रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम है, ठीक है, ये अगर मैं एवरेज प्रिपरेशन कर लूं तो इस एग्जाम को निकाल सकता हूं, ऐसी फीलिंग पक्का आएगी। तो वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, जहां पर एक अच्छे एफर्ट डाल के आप पेपर में इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ये आपको वहां पे एक फीलिंग जो है वो आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब दोस्तों अगर मैं एपीएफसी 2023 की बात करूं, अब जिस बच्चे ने 2015 का एपीएफसी पेपर देख लिया है और फिर मैं उसको बोलूं कि भाई ले अब तो 2023 का एपीएफसी पेपर देख, तो उसकी रिएक्शन होगी यार ये तो इन्होंने डिफिकल्ट पेपर बना दिया, 2015 के कंपैरिजन में तो पेपर बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो पेपर है 2023 का वो सच में बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन कम हो गए और नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ गए। दूसरी बात कि भाई इन्होंने अब वन लाइनर क्वेश्चन की जगह मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे। अब उससे क्या इश्यू हो गया कि भाई वन लाइनर सॉल्व करने में कम टाइम लगता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत भी आई। और तीसरी बात
कि भाई इन्होंने जो लेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 2015 में दिख रहे थे उनको मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 2023 में बना दिया। मतलब वो कंपोनेंट जहां पे हार्डली आपको 2015 के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले थे, यहां पर उनकी मैक्सिमम वेटेज हो गई। तो यहां पर एकदम ट्रेंड में भी चेंज आया। तो 2023 के पेपर बहुत डिफिकल्ट कंपेयर टू 2015, क्योंकि 2015 के लेवल के हिसाब से वो डिफिकल्ट था, कंपोनेंट्स की वेटेज डिफरेंट हो गई थी और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने का स्टाइल भी यूपीएससी ने चेंज कर दिया था। अब दूसरे चेंज आया कैसे और हम आगे क्या यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये भी आपने समझना है। देखिए जो चेंज है ना, वो यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स की वजह से यहां पर आ रहा है। अब 2015 2014 का अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देखोगे तो वहां पर यूपीएससी एपीएफसी जैसा 2015 का पेपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ रहा है, उसी स्टाइल का पेपर, उसी नेचर का पेपर यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम में पूछ रहा है। अब जो 2023 का पेपर था एपीएफसी का, वो कहीं ना कहीं 2021 22 23 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम थे उनसे इंस्पायर था, क्योंकि वैसे क्वेश्चन वहां पे यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स एग्जाम में, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कहीं कहीं पे 6 7 7 स्टेटमेंट भी होती हैं। तो यहां पर भी वही पैटर्न आपको देखने को मिला। तो जो बच्चे 2025 का एपीएफसी एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फिर 2027 या कभी भी आगे अगर एपीएफसी एग्जाम आएगा उसकी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों को उस टाइम का या उस मोमेंट से पहले 2-3 साल का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम भी देखना चाहिए, जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग कि भाई किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं एक आइडिया देता हूं आप लोगों को, 2023-24 में यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक को बाय बाय कर दिया कि भाई आपको अगर एग्जैक्टली पता है तभी आप ऑप्शन लगा पाओगे। अब ऑप्शंस के बीच में जो खेला खेली हम करते थे कि भाई ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि 1 ये तो पक्का आंसर का पार्ट नहीं है, किस किस ऑप्शन में 1 नहीं है, ऐसा आंसर निकाल लेते थे। तो वो सिचुएशन अब खत्म होती है। तो आपको एपीएफसी एग्जाम में भी वो ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देगा। तो यहां पर आप लोगों ने जो यहां पे डिफिकल्टी लेवल में चेंज देखा है वो किस वजह से आया है, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न इवॉल्व हो रहा है वहां से हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल की। ठीक है, आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप में से कोई एसबीआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई आरबीआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा। देखिए हम जनरली ये ओपिनियन रखते हैं, बहुत सारे लोग कुछ मुझसे डिफर भी करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एक बहुत ही टफ एग्जाम है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एक बहुत ही टफ एग्जाम है। अगर मैं उसके डिफिकल्टी लेवल को 10 आउट ऑफ 10 मानता हूं कि भाई अगर कोई बच्चा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहा है तो उसको बहुत डिफिकल्ट पेपर देखने को मिलेगा कंपेयर टू आरबीआई, कंपेयर टू एसएससी, कंपेयर टू एसबीआई। अगर मैं रिलेटिव लेवल की बात करूं तो ये पेपर काफी डिफिकल्ट होगा। अगेन एसबीआई थोड़ा एसएससी से ऊपर ही बनेगा, कम नहीं पड़ेगा, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स से वो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो एपीएफसी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे हल्का सा कम देखने को मिलेगा और ईओ का लेवल हल्का सा एपीएफसी से कम देखने को मिलेगा। तो यहां पर 21-19 का फर्क है पेपर के लेवल में, और ज्यादा आप लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम सच में डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, काफी अच्छे एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या है। जो एपीएफसी एग्जाम में 14-15 कंपोनेंट आते हैं, उन हर कंपोनेंट में हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने मॉडरेट, इजी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डिफिकल्ट भी लिखा हुआ है। तो मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि भाई अगर मान लो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अगर मैं मान लो जनरल इंग्लिश में इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर कोई बच्चा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो मतलब वो पेपर मैं इजी कंसीडर कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा 5 से 8 क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, इक्वल टू नहीं लेस देन 8 सॉल्व कर पा रहा है, तो उसका लेवल में मॉडरेट मानूंगा। और अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसका लेवल में डिफिकल्ट मानूंगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस बात से भी निकलेगा कि भाई पहले के कंपैरिजन में, मतलब बच्चा 2015 के पेपर को बाउंड्री मान के गया होगा, तो अब उससे कितनी डिफिकल्टी आएगी एकदम नया पेपर देखने में, उससे भी मैंने कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अंदाजा लगाया है। तो अगर आप इंग्लिश की बात करें और क्वांट एंड रीजनिंग की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, लगभग 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस पर्टिकुलर एरिया से देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको वेटेज दिखाऊंगा। इनका लेवल ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है कि भाई मॉडरेट लेवल पेपर ही पूछ रहे हैं। अगर 2015 का पेपर देखोगे तो वहां पर भी मॉडरेट लेवल है कि भाई बच्चा अगर अच्छी प्रिपरेशन करके गया है तो 10 में से 7, 6, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, इंग्लिश में भी और क्वांट रीजनिंग में भी। आप खुद भी अंदाजा लगाइए इसका, ठीक है, मेरी एनालिसिस तो ये है ही है, आप भी एक बार अंदाजा लगाइए। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा कि भाई देखो मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे किसी बच्चे के लिए क्वांट बहुत टफ भी हो सकता है एपीएफसी एग्जाम का, लेकिन मैं एवरेज की बात करूंगी। अगर 100 बच्चे पेपर देख रहे हैं तो 60 से 70 बच्चों को ऐसा लगेगा कि भाई क्वांट जो है, रीजनिंग जो है, इंग्लिश जो है वो एवरेज लेवल की है। 10 को इजी लग सकती है और 20 को डिफिकल्ट लग सकती है, तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करूं तो 2015 में थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे और लेवल हल्का सा कम लग रहा था, लेकिन 2023 का जो पेपर था जहां पे 10 क्वेश्चन पूछे गए वो डिफिकल्ट था। अब दोस्तों डिफिकल्टी की 2 वजह है,
एक तो क्वेश्चन ही टफ हो गए कि भाई आपसे आर्कियोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया 19th सेंचुरी के, जो कि हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। आपसे जो है एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जो कि अगेन हमने कभी सुना भी नहीं, करंट अफेयर से जो है रिलेटेड वो क्वेश्चन था, बट काफी लोगों ने इसको नहीं सुना हुआ था। प्लस यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री जो कि सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, उनका हमें क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो इस वजह से हिस्ट्री काफी डिफिकल्ट था और आपको इस पेपर को सॉल्व करते हुए फीलिंग पक्का आई होगी कि यार ये तो यूपीएससी प्रीलिम्स जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिस्ट्री में। तो वो फीलिंग आपको आगे भी आ सकती है। तो आपको हिस्ट्री का, कल्चर का उसी लेवल पे प्रिपरेशन करना है जैसा आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करते हो। सेम इज द केस विद इंडियन पॉलिटी। 2015 में आपको थोड़े से फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन 2023 के क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए हैं। अगर मैं गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूं, क्यूरेटिव पिटीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूं, थंगन कमेटी की रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूं, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखूं, तो हर क्वेश्चन टफ था, जहां पर आप लोगों की रट्टा पावर कि भाई थंगन कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, रट्टा पावर प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों चेक करी गई थी। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो 2015 का पेपर इजी था दोस्तों, ठीक है। मतलब उस टाइम तो काफी बच्चों को ये भी फीलिंग आई कि अगर हम कंप्यूटर प्रिपेयर नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब डेप्थ में कंप्यूटर अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, हमने बीटेक कर रखे कंप्यूटर साइंस में, सर मैं कंप्यूटर डेली चलाता हूं, मुझे तो काफी अच्छा नॉलेज है कंट्रोल सी कंट्रोल वी का, तो मैं देख लूंगा। तो आप देख सकते थे 2015 में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बट 2023 में मॉडरेट लेवल हो गया, कंप्यूटर का लेवल काफी इंक्रीज इन्होंने किया है, और मैं मॉडरेट नहीं थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ भेजूंगा इसको, टफ की तरफ भेजूंगा। अब आप कंप्यूटर बिना पढ़े 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये पढ़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी पेपर पूरा आगे, आपको उसके बारे में आइडिया लगेगा कि भाई पेपर टफ हो गया है। जनरल साइंस अगेन सेम केस जैसा कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ है कि भाई 10 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बट अब पढ़ना पड़ेगा। पहले थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम चल रहा था, अब प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स तो आपको 2015 में दिखेगा भी नहीं, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो यहां पर एकदम 15 क्वेश्चन हो गए। मैं टफ नहीं बोलूंगा क्योंकि जिस बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ा था उन्होंने सॉल्व किए हैं 12-13 क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ प्लस क्वेश्चन का नंबर काफी चेंज हो गया, जो कि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने बच्चों के लिए डिफिकल्ट कर दिया। तो मॉडरेट लेवल है। आयरन लेबर लॉ का पेपर डिफिकल्ट हो गया क्योंकि अब उन्होंने जो है एक्ट्स को और अंदर से कोरेदना शुरू कर दिया, आपसे थोड़े से एक्ट में केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, तो आपको एक्ट वाला जो पोर्शन वो डिफिकल्ट लगेगा। सोशल सिक्योरिटी मॉडरेट है, मॉडरेट ही था। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो जो एडवाइजरी काउंसिल वाला क्वेश्चन पूछा उसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन था वो। करंट इवेंट सेम लेवल। पीडीजी मॉडरेट लेवल। 2015 में तो आपसे फिजिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए थे, गंगा की ट्रिब्यूटरी वगैरह, बट यहां पर उन्होंने डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है जो बच्चे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, तो अब उनको वो क्वेश्चन देखने को मिला, तो पेपर मॉडरेट हो गया। तो दिस वाज रिगार्डिंग द डिफिकल्टी लेवल। अब बात करते हैं किस कंपोनेंट की कितनी जो है वेटेज थी। एक मिनट वापस आ गया, ये हमारी अगली स्लाइड है, किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज थी। तो कंपोनेंट जो इंग्लिश है उसकी 2015 में 10 क्वेश्चन की वेटेज थी, लेकिन हम 2023 को रेफरेंस मान के चलेंगे क्योंकि अब शायद यूपीएससी ने अपने आरटी एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा सा फिक्स कर दिया है। तो पार्ट ए जो है पेपर का, वहां पर आपको इंग्लिश के ही 20 के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये लगभग फिक्स है। बाकी कंपोनेंट्स की देखो मैं 2015 के हिसाब से आपको जो है वेटेज बता रहा हूँ, 23 के हिसाब से ये वेरी हो सकती है। क्वांट के 15 क्वेश्चन, क्वांट में जो है 14 क्वेश्चन क्वांट के, 1 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर के, जहां पे 4 क्वेश्चन आपको कल्चर के, 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के और 2 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के, ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, ये भी ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, ठीक है। देन 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के, ऑडिटिंग के 15 क्वेश्चन, आयरन लेबर लॉ के 14 क्वेश्चन, जहां पे आईआर के 4 थे, लेबर लॉ के 10 थे, सोशल सिक्योरिटी के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी का 1 ही क्वेश्चन था, करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन थे, पीडीजी के 3 क्वेश्चन और स्टेट का 1 भी क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी है और करंट इवेंट है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ओवरलैपिंग भी होंगे क्योंकि स्कीम्स आपके दोनों का पार्ट बनती हैं। तो दिस इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन 2023 एग्जामिनेशन। अगर आप आगे इनका पोटेंशियल देखें, मैं अगेन वो मॉडरेट इजी डिफिकल्टी की बात कर रहा हूं, तो ये स्कोरिंग पोटेंशियल था कि भाई इंग्लिश में आप 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे आउट ऑफ 10, ठीक है। क्वांट में 8, कल्चर में 6 क्योंकि टफ था, इंडियन पॉलिटी में 6, यहाँ पे 7, 8, ये आपको स्कोरिंग पोटेंशियल मैंने इसलिए दिया कि भाई आपको आइडिया लग जाए कि अगर मैं एवरेज प्रिपरेशन करके जा रहा हूं तो कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 10 में सॉल्व कर पाऊंगा किसी भी कंपोनेंट के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक बार पेपर का लेवल बताता हूं कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। टाइप ऑफ क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन थे। मैं भी आपको पेपर खोल के दिखाता हूं कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी थे, वन लाइनर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी थे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो हर तरह का क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आता है वैसा ही लेवल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन फैक्चुअल भी थे, क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी थे और ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया भी दे रहे हैं। मैं एक बार आपको पेपर जो है ओपन करके दिखाता हूं ताकि आप क्लैरिटी यहां पे ले पाए। देखिए अगर आप ये पेपर ध्यान से देखें तो यहां से हमारा पेपर शुरू था इंग्लिश का,
तो इंग्लिश में देखो पहले जो क्वेश्चन थे वो थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, आपको 4 फ्रेज दिए थे जैसे PQRS, इनको अरेंज करना था ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, इनको उस ऑर्डर में अरेंज करना था ताकि आप एक अच्छा प्रॉपर सेंटेंस देख पाए। तो ये क्वेश्चन लगभग 5 थे इंग्लिश में, पार्ट ए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है रीडिंग, ये था आपका क्वेश्चन 5 आइटम, जहां पर आपको एक पॉइंट अंडरलाइन कर रखा है, आपको उसका मीनिंग बताना है, उसका या तो आपको सिनोनिम या फिर एंटोनिम बताना था। ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पर कि गिवन बिलो आर 5 आइटम्स कंप्राइजिंग सेंटेंस इन विच वन वर्ड हैज बीन अंडरलाइंड, चूज द रिस्पांस व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, मतलब सिनोनिम आपको बताना था। तो ये 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद ये रीडिंग कंप्रेंशन का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे आपको रीडिंग कंप्रेंशन के। और उसके बाद एक इडियम फ्रेजेस वाला क्वेश्चन था कि जहां पर आप लोगों को ब्यूटीफुल, टू बी एक्सप्रेस्ड, टू ग्रेट, इनको आपको बताना था कि भाई इनमें से कौन सा जो है उस बेस्ट डिस्क्राइब करता है फ्रेज को। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है। अगेन यहाँ पे काफी बच्चों ने अच्छा जो है स्कोर किया था इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, देखो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन था आर्कियोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग, टफ था क्योंकि जनरली हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए, जॉन मार्शल हो गए, आर्यम व्हीलर हो गए, अमरिंदर घोष हो गए। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देंगे एलोरा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आपको पेपर देके एक फीलिंग तो यूपीएससी प्रीलिम्स वाली आ रही होगी कि भाई वैसा ही स्टाइल, वैसा ही जो है फॉन्ट, वैसा ही जो है टेम्पलेट क्वेश्चन का आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में थे। पॉटरी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मगधा के रिगार्डिंग, जबकि सिलेबस में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मगधा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। उसके अगर आप नीचे जाएंगे तो हिंदी में आपको क्वेश्चन अगेन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन है आपसे टेम्पल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग। फिर ये क्वेश्चन है आपके जो है आईआर एंड लेबर लॉ के कि भाई व्हाट इज द लिमिट टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस विद इन विच द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू कंपनसेशन एंड इंटीमेट द डिसीजन टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो प्रोविजन है एक्ट में मेंशन, उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आईआर एंड लेबर लॉ से देखने को मिलेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपसे एक पर्टिकुलर लिमिट के बारे में पूछ लिया है। ये क्वेश्चन है देखो अगेन स्टेट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, ये भी सोशल सिक्योरिटी का, ये भी सोशल सिक्योरिटी का, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे आईआर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये ट्रेड यूनियन आपको दे दी है, आपको इनको अरेंज करना है इन दी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, कौन सी पहले बनी कौन सी बाद में बनी। तो ये आपको मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, जहां पे काफी चीजें हैं जिनको आपको रिलेट करना है, तो यहाँ पे टाइम लगता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये एक तरह से आपसे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन या फिर केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले फ्रॉम लेबर लॉ कि भाई सपोज देयर आर 5 ट्रेड यूनियन नेमली A, B, C, D, E functioning in an establishment currently employing 1100 workmen. The membership strength of each union is as follows. Union A, Union B, Union C, Union D की आपको मेंबरशिप बता दी है। आप इनकी मेंबरशिप के स्ट्रेंथ के बेसिस पे बताइए कि कौन सी ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर की जा सकती है अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। तो केस स्टडी है, मतलब प्रोविजन लिखे हुए हैं लेकिन उन प्रोविजंस को अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं आईआर एंड लेबर लॉ को थोड़ा डिफिकल्ट कह रहा था क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि भाई एक्ट से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप नीचे आएंगे तो जैसे ये कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट इज, अगेन आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा रट्टे होने की वजह से, चीजों को क्लियर समझने की वजह से आपको तब जाके यहाँ पे डिफिकल्टी फेस हो रही है। अब मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्कल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईआर का है कि राइट ऑफ वर्कर टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक। ये क्वेश्चन अगेन आपको रीजनिंग का दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है। ऐसे काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर टाइम भी लगेगा और एफर्ट भी लगेंगे। तो ये पेपर आप लोग चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसका सॉल्व पेपर जो है वो इस गाइड बुक में दे रखा है, आप इस गाइड बुक को डाउनलोड करके जो है इसमें पेपर देख सकते हैं 2023 का। अब जैसे क्वेश्चन है कि ये जो एक मिनट, ये आगे आपके अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चन, तो अगेन क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस है, जिसने अकाउंटेंसी समझी होगी वो इनको सॉल्व कर पाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। अब यहां पर इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने 4 केस यहां पर देखने, उन 4 केस को देख के बताना है कि भाई कौन सा ट्रायल बैलेंस एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन है। फिर ये आपके आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कनेक्ट अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इन इट्स एलिमेंट। भाई ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे सॉल्व कर लोगे विदाउट नॉलेज, ठीक है। तो ये पेपर टफ हो गया था और पेपर देख के आपको फीलिंग आई होगी कि भाई इसके लिए थोड़ी अच्छी नॉलेज चाहिए थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल लिंकिंग इन एचटीएमएल। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी शायद इसका आंसर नहीं पता होगा, बट पढ़ोगे तो आ जाएगा। टॉप डाउन लैंग्वेज कौन सी नहीं है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 5A6D क्या होगा। तो ये क्वेश्चन टफ है दोस्तों। लेंसेज की पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन साइंस का क्वेश्चन है। तो ये पेपर आपको यूपीएससी वाली फीलिंग देगा और इसको सॉल्व करने के लिए अच्छी खासी नॉलेज और अच्छी खासी टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। एंड दोस्तों वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे, ठीक है, ताकि मैं आपको एक पॉइंट और जो बचा है वो क्लियर कर दूं कि इस पर्टिकुलर पेपर से हमें क्या लर्निंग देखने को मिलती है। कि लर्निंग ये है पहली कि भाई एक्सटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।
सिंपल प्रिपरेशन से काम नहीं चलने वाला। ये एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि भाई कोई भी आएगा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेगा, निकल जाएगा। नहीं, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेंगे एक नेक्स्ट लेवल के, तब जाकर आप इस एग्जाम में कंपीट कर पाओगे। स्पेशल कंपोनेंट की वेटेज इंक्रीज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2015 में स्पेशल कंपोनेंट से हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2023 में लगभग 1/3 पेपर आपको स्पेशल कंपोनेंट्स के देखने को मिल रहा है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश लो हैंगिंग फ्रूट है, लगभग 40 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए। इनको अच्छे से प्रिपेयर करके बच्चा अपनी कट ऑफ के जो क्लोज है वो जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है। तो यहां पर इनको भी बिल्कुल हल्के मत लीजिए। जीएस कंपोनेंट में ओवर टाइम मत लगाइए, क्योंकि देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन स्कोर। आपने जितने भी डिफिकल्ट कंपोनेंट देखे वो मोस्टली जीएस कंपोनेंट थे, तो वहां पर बहुत मेहनत करके भी आप एक लिमिटेड 1-2 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ा पाएंगे अटेम्प्ट में। उतना ही टाइम अगर आप डिवोट कर देंगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में या फिर स्पेशल कंपोनेंट में, तो आपको मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों अगेन मैं आपको ये भी जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को किसी पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ पेपर से बाइंड मत करके जाना, स्टाइल ऑफ पेपर से बाइंड मत करके जाना। पेपर में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट ट्रेंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि सर पुराना पेपर तो ऐसा है तो नहीं, पेपर कैसे पूछ लिया, कर सकते हैं वो ऐसा, ठीक है। तो ये पीवाई की एनालिसिस एपीएफसी की थी। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। पहला है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएससी एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज एंड आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन मिल रहा है, फुल लेंथ मॉक्स भी मिल रहे हैं। आप इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स जिनका जीएस एंड क्वेरी प्रिपेयर्ड है, आप सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आयरन एंड लेबर लॉ प्रिपेयर करने वाले हैं, वो इस कंपोनेंट में एनरोल कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज वाले जो हैं वो बच्चे हैं जो कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तीनों कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।